बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पब्लिक, मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। मैं हूँ अरमला हसन। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी तरह आपकी आवाज़ नहीं बैठी होगी। वैसे तो ये वायरल चल रहा है और इसमें सूरत हाल कुछ अजीबो गरीब है। पता नहीं मौसम है, क्या वजह है कि बहुत सारे लोगों को ये वायरल इन्फेक्शन हुआ है, इवन थ्रोट इन्फेक्शन एंड ऑल दैट। सो आई होप जो इस वायरल का शिकार है वो ठीक हो जाए और जो दिल बर्दाश्ता है कल की हार से, अल्लाह ताला आप सबको भी सब्र दे जैसे हमें आ गया है। आई बिलीव अब तो ना गुस्सा आ रहा है, ना खुशी हो रही है, ना दुख हो रहा है। कुछ अजीब सी मिली जुली कैफियत है हमारी एज ए पाकिस्तानी कौम। कुछ चीज़ों को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कुछ को करना चाहते हैं लेकिन कोई हमें मौका नहीं दे रहा सेलिब्रेट करने का। जी, एशिया कप 2025 आपको पता है जी जारी है। इस वक्त सुपर 4 मरहला है और एक बार फिर रवायती हरीफ जो पाकिस्तान और इंडिया है। अब तो मुझे रवायती हरीफ की टर्म ही समझ में नहीं आती क्या हो रहा है। जी, टकराव दुबई में हुआ जहां पे भारतीय टीम ने, पहले हम पाकिस्तानी टीम की थोड़ा क्रिटिकल होकर इस पर बात करते हैं, उसके बाद फिर हम थोड़ी बहुत तारीफ भी करेंगे। जहां पाकिस्तान की अगर कहा जाए कि नाकिस हिकमत अमली थी, कुछ गैर जिम्मेदाराना फील्डिंग रही, बॉलिंग रही और जो हमारे कंट्रोवर्शियल फैसले हैं उसने भरपूर फ़ायदा उठाते हुए इसका इंडियन टीम ने 172 रन्स का टारगेट सिर्फ 4 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। इंडिया की जानिब से जी अभिषेक शर्मा की एक जारहाना इनिंग्स देखने में आई। 74 रन्स उन्होंने स्कोर किए। शुभम गिल की इनिंग्स 47 रन्स की थी जिसने मैच का जो एक रुख है वो पहले हिस्से में बदल दिया था। पाकिस्तान की फील्डिंग में कल उनकी साइड से भी वैसे कम कैचेस ड्रॉप नहीं हुए लेकिन हमने भी कमाल ही की है कल, जिनमें अहम कैचेस ड्रॉप हुए और गलत थ्रोज शामिल हैं। ये सब जो हमारी बॉलिंग वाला मामला रहा, इसमें शाहीन शाह अफरीदी की बात करें, इब्रार अहमद की बात करें, सबसे महंगे बॉलर साबित हुए। और फिर इसके बरक्स अगर इंडियन बॉलिंग लाइन की बात करें तो जो मिडिल ओवर्स थे उसमें पाकिस्तानी बैटर्स को उन्होंने रोका, स्कोर बोर्ड पे दबाव को उन्होंने बरकरार रखा। खुसूसन अगर शुभम दुबे की बात करें, कुलदीप यादव की बात करें तो उन्होंने बहुत क्रिटिकल जो मोमेंट्स है उसके अंदर विकेटें ली थी। और पाकिस्तानी इनिंग्स में अगरचे साहबजादा फरहान ने जो निस सेंचुरी की 58 रन आई गेस उन्होंने स्कोर किए और मोहम्मद नवाज की जो इनिंग्स थी वो 21 रन की थी। फ़हीम अशरफ जारहाना 20 रन में नुमाया रहे। लेकिन कल जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ वो था फ़खर जमान का मुतनाज़ा कैच आउट। एक बहुत बड़ा टॉपिक बना रहा जिस पर ना सिर्फ सोशल मीडिया पे लोगों ने तनकीद की बल्कि साबिक क्रिकेटर्स ने भी सवालात उठाए। कमेंट्री के दौरान भी वकार यूनुस ने फ़खर जमान की आउट को मशकूक करार दिया और वाज़े रिप्ले का मुतालबा किया। फ़खर जमान ने भी आउट होने के बाद अपने जो जज्बात हैं उनका खुलकर इजहार किया जो कैमरे की आंख में आया। इसी तरह जो एक और कंट्रोवर्सी थी जो हम सब जानते हैं, लास्ट इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में हुई थी, मुसाफा ना करना, हाथ ना मिलाना, कल भी यही हुआ। तो उसमें तो कोई अब मेरे ख्याल से कोई डिबेट रह ही नहीं जाती कि वो मॉरली इतने लो लोग हैं तो उनको हम इस पर क्या डिस्कशन करें। हम आज सिर्फ परफॉर्मेंस के ऊपर बात करेंगे कि हमने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया और कैसे करना चाहिए था। ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर जी हम ज़रा तज्जिया लेंगे। हमारे साथ एमन अनवर मौजूद हैं, हमारी इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं, स्पोर्ट्स एनालिस्ट भी हैं। उसके साथ साथ हमें अहमद नवाज़ इस्लामाबाद स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं और साथ साथ हमारे मोहसिन इजाज साहब मौजूद होंगे। उन दोनों को हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी, आप सब मेहमानों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। मोहसिन साहब आपका भी, अहमद आपका भी और एमन आपका भी। एमन, हम ज़रा आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमें बताएं आपको कल का मैच कैसा लगा? सिंपल सवाल है, कैसा लगा? अस्सलाम वालेकुम अरमिला। जिस तरह आपने कहा था ना कि अब हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, बिल्कुल वही सिचुएशन थी कि हम इसी तरह इसी उम्मीद से मैच देख रहे थे कि कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन हमारी टीम ने हमारी उम्मीदें जगा दी थी जिस तरह से उन्होंने पावर प्ले में स्टार्ट किया था। अनफॉर्चुनेटली फ़खर जमान को उन्होंने गलत आउट दे दिया, लेकिन उसके बाद जो हमने पावर प्ले खेला है और 9 ओवर्स में हमने 91 रन बोर्ड पे लगाए हैं, तो वहां पे हमें फिर से उम्मीदें दोबारा से हमारी जाग गई थी कि यार ये टीम कुछ कर सकती है। बट वंस अगेन वही हुआ जिसका डर था कि एक कोलैप्स के बाद हमारी पार्टनरशिप बिल्ड नहीं हो सकी और हम इतना अच्छा मौका जहां पे हम इंडिया को कम्प्लीटली बैकफुट पे ले गए थे एक अच्छी क्रिकेट खेल के, उसमें इंडिया ने भी हमारा बहुत साथ दिया। कैचेस छोड़े, साइम अयूब का 4 रन पे कैच छोड़ दिया,
साहिबजादा फरहान 0 रन पे आउट हो जाते अगर अभिषेक शर्मा उनका कैच कर लेते। लेकिन इस तरह के होता ही रहता है, हमारा भी गलत आउट दिया उन्होंने भी हमें चांसेस दिए, लेकिन हम इस अपॉर्चुनिटी को अवेल ही नहीं कर सके। जितना हमें स्कोर पे रन्स लगाने चाहिए थे स्टार्ट मिलने के बाद, अनफॉर्चुनेटली हम उसमें फेल हुए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। अहमद नवाज साहब, आपसे मेरा सवाल है, कल हमने बड़ी एक क्रिटिकल जो आप अभी एमन बात करिए कि हमने इतनी क्रिटिकल सिनेरियो के अंदर होप्स हमारी हाई हो गई थी, क्योंकि हम लास्ट मैच के अंदर वी वर क्वाइट होपलेसनेस वाली फीलिंग थी हमारी। लेकिन कल जब बैटिंग का आगाज़ हुआ, कैचेस ड्रॉप हुए, एक इनिंग्स, एक पार्टनरशिप बिल्ड हुई, साहबजादा फरहान ने बड़ा अच्छा खेला, तो हमें एक होप थी कि हम अच्छा खेल लेंगे। लेकिन वही हुआ जिसका हमें डर था। कुछ ऐसी डिसीजंस, कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे डिसीजंस ने हमें ये मैच बड़ा भारी पड़ा एंड पे। आपको और आपके तमाम नाजरीन को मेरे ख्याल से क्रिटिकली तो हमने कभी गेम को ना समझा ना एनालाइज किया। मैंने पहले भी काफ़ी प्लेटफॉर्म्स पे बोला था कि अगर आप भारत को हराना चाहते हैं तो सिर्फ अपने टैलेंट पूल के ऊपर बैंक नहीं कर सकते कि जी हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमारे पास बड़े ज़बरदस्त सुपरस्टार्स हैं। आपको उनको टैक्टिकली आउटस्मार्ट करना पड़ेगा, आपको गेम प्लान बड़ा ज़बरदस्त बनाना पड़ेगा। कल पहले ओवर से लेकर तकरीबन 15वें ओवर तक तो लगा, बल्कि 10वें ओवर तक मैं ज़्यादा कहूँगा। आप गेम बेसिकली हारे हैं ओवर नंबर 10 से लेकर ओवर नंबर 15 के दरमियान, जब आप बैटिंग कर रहे थे, क्योंकि उस दौरान जो है पाकिस्तान कोई बाउंड्री नहीं लगा सका। तकरीबन 30 से 32 गेंदें ऐसी थी जिस पर पाकिस्तान बाउंड्री नहीं स्कोर कर सका, जिसकी वजह से जो आपका स्कोर शायद 20-30 रन कम पड़ा आपको। उसके बाद जब आप बॉलिंग को एनालाइज करते हैं तो हमें अब ये बात मान लेनी चाहिए, एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर ने कहा था कि बड़ा सिंपल है कि आपके जो फास्ट बॉलर्स आ रहे हैं या आपकी जो ब्रीड ऑफ बॉलर्स अब आ रही है वो नहीं उस तरह मेहनत कर रही, वो उस तरह की कैपेबिलिटीज़ नहीं दिखा रही कि वो टारगेट्स डिफेंड करेंगे। बड़ा सिंपल सवाल मेरे ख्याल से पूरे पाकिस्तानी क्रिकेट फैन से ये होगा कि हु वाज द लास्ट बॉलर पाकिस्तान प्रोड्यूस्ड दैट कुड विन यू गेम्स, और या डेप्थ बॉलिंग अच्छी कर सके। तो आई थिंक उमर गुल के बाद तो हमने किसी को भी नहीं देखा। तो आई थिंक टैक्टिकली वी वर नॉट देयर। जब पहले 5 ओवर्स में हम पे चार्ज हुआ, 55 रन हमने कंसीड किए, तो उसके बाद पैनिक बटन दब चुका था। और मैं ये भी एग्री करूँगा कि जो गेम प्लान चलाना है वो कप्तान का काम है, वो कोच का काम नहीं है। तो कप्तानी, मैंने कल भी बोला था कि बॉडी लैंग्वेज बड़ी मैटर करेगी। अगर सलमान अली आगा के शोल्डर्स डाउन हो गए तो पूरी टीम गिर जाएगी, और कल वही देखने को मिला कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था, कोई नोबडी कुड स्टेप अप, कोई ये नहीं कह रहा था कि नहीं मैं लीड करूंगा, मैं ऑपोजिशन को चैलेंज करूंगा, और बस आप एक ही जगह पर बॉल फीड करते रहे, बाउंड्रीज कंसीड करते रहे। तो आई थिंक टैक्टिकली बड़ा सिंपल है कि पाकिस्तान वंस अगेन लैक्ड द कंपोजर, लैक्ड द गेम प्लान टू विन दिस गेम। ठीक हो गया। डू यू अग्री मोहसिन, जैसे अभी ये बात कर रहे हैं अहमद बी के, ये बड़ा एक टैक्टिकली हमने उस दिन भी ये डिस्कशन की थी कि हमारे जो ऑन ग्राउंड डिसीजंस हैं वो बड़े समटाइम्स हमें भारी पड़ते हैं। हम प्लान स्ट्रैटेजी के साथ तो मैदान में उतर सकते हैं, बट ये कैप्टन की जिम्मेदारी होती है, ये वहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनकी जिम्मेदारी है कि उन्होंने उस वक्त ऑन ग्राउंड सूरत हाल को देखते हुए किसको बॉलिंग के लिए भेजना है, कौन सा क्या प्लेयर कहाँ पे यूटिलाइज किया जा सकता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और कल आप इस बात से एग्री करेंगे कि यही मसला आया हमें? समझता हूँ कि जो पाकिस्तान क्रिकेट की जो मौजूदा सूरत हाल है या हमारी क्रिकेट टीम की जो मौजूदा सूरत हाल है, जिस तरीके के प्लेयर्स मौजूद हैं इस वक्त, जो मॉडर्न डे क्रिकेट या जो इंटरनेशनल क्रिकेट हो रही है उन स्टैंडर्ड से हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं। आप फ़खर ज़मान की बात कर लें, बेशक जो इस टूर्नामेंट में आपके सबसे बेहतर बल्लेबाज रहे, या साहबजादा फरहान की बात कर लें, और फिर ऑनवर्ड आगा सलमान, इनमें से शायद 11 लड़कों में से 10 या 9 की तो टीम में जगह नहीं बनती। बाकी देखिए, अगर कल के मैच की स्पेसिफिकली बात की जाए तो आपका आगाज़ बड़ा अच्छा हो गया था। क्रेडिट गोज टू दोज ड्रॉप कैचेस, साहिम का भी कैच छूटा, बाकियों के भी कैचेस छूटते रहे, मिस फील्डिंग भी हुई, इंडिया प्रेशर में था। अनफॉर्चुनेटली आप उस मौके से फ़ायदा नहीं उठा सके। देखिए, कल इंडिया बाकायदा जो है वो डरा हुआ भी था, उसके हाथ पैर भी फूले हुए थे, और ये जो बिल्कुल डॉली किस्म के कैचेस ड्रॉप हो रहे थे, ये बिल्कुल क्लियर इंडिकेशन था कि इंडिया कितनी ज़्यादा हीट फील कर रहा है। और पाकिस्तान जो है वो गया भी थोड़ा सा एग्रेसिव था। आप देखें कि फ़खर ज़मान ने आगाज़ से ही अच्छा आगाज़ लिया, लेकिन जिस तरह अभी अहमद ने भी बात की कि हम वो 10 से 15-16 ओवर के दरमियान के जो 5 ओवर्स थे जिसमें हमने सिर्फ 28 रन किए, वहाँ पे हम मैच हार गए थे। उसके बाद चले बाय पाकिस्तान बैटिंग स्टैंडर्ड्स 170 बड़ा स्कोर हो गया, ठीक है,
जो मॉडर्न डे क्रिकेट है उसके हिसाब से बहुत कम था, लेकिन हमारे स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जहाँ पे 120-30 हमारा होता है, वहाँ पे 170 तो हमारे लिए खासा बड़ा टोटल था। आप देखें कि जो पहली बॉल थी, अभिषेक शर्मा ने शाहीन शाह अफरीदी को उस पर 6 मार दिया। आप उसकी इंटेंशन चेक करें, उसकी तैयारी चेक करें, उसका गेम प्लान चेक करें। अगर आप पिछले मैच को देखें तो उसने शाहीन शाह अफरीदी पे चार्ज किया था, तो अब उसे पता था कि शाहीन शाह अफरीदी ने मुझे इस दफा आगे तो बॉल नहीं करनी। हालांकि शाहीन शाह अफरीदी इतने प्रिडिक्टेबल हैं कि वो जो इनिशियल ओवर्स होते हैं उनके पास सिर्फ एक ही बॉल है वो जो आगे करते हैं, और आगे से फिर इंतजार करते हैं कि बॉल अगर स्विंग हो जाए तो फिर बैट्समैन के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो एक तो अभिषेक शर्मा ने उन्हें आगे बॉल करने से पिछले मैच में मना कर दिया कि भाई अब आपने आगे बॉल नहीं करनी, अगर आप आगे करेंगे तो मैं ये करूंगा आपके साथ। अच्छा, इस दफा इसने किया बाउंसर, अभिषेक शर्मा उसके लिए भी तैयार था, उसने मारा बॉल बाहर, छक्का। उसके बाद आपके पास कोई प्लान नहीं था, आपके हाथ पैर फूल गए, आपके किसी बॉलर में इतना दमखम ही नहीं था कि वो उनको चैलेंज कर सके। फास्ट बॉलर जो थे वो बिल्कुल ही बस एक दूसरे की तरफ ही देख रहे थे। अब दूसरी साइड से मैं एक और भी चीज़ समझता हूँ कि दुबई में कम से कम आपको 2 ओवर फास्ट बॉलर्स के करवाने चाहिए थे। इन्होंने साइम अयूब को जो है वो ऊपर से ओवर करवा दिया। वहां से आप देखें कि रन लीक होना जो शुरू हुए, फिर उसको कोई ब्रेक नहीं लगी। फिर बॉलिंग भी बड़ी वेवर्ड थी। आपने हार्ड लेंथ पे अभिषेक शर्मा को बॉल ही नहीं किया, आपने उसे अलाउ किया कि वो अपनी आर्म्स को फ्री करे और जिधर उसका दिल करे आपको मारे। कप्तानी कहीं पे नजर ही नहीं आई। कप्तानी ना हमें बैटिंग ऑर्डर के दौरान नजर आई, बैटिंग ऑर्डर भी बड़ा अजीब सा मुझे लगा। आगा सलमान क्या करने आए थे कल जी। इसके साथ साथ हुसैन तलत को भेजा गया जहाँ पे मोमेंटम ही सारा टूट गया। मोहसिन, मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ। मैं बैटिंग पे बात करने से पहले आपने प्रेडिक्टेबिलिटी की बात की है। मैं एमन से सवाल करूँगी। एमन, चूंकि आप प्लेयर भी हैं, आप समझती हैं बेहतर ऑन ग्राउंड सूरत हाल को, क्या वाकई ये एक बड़ा फैक्टर होता है मोस्ट ऑफ द टाइम कि जब आप एक टीम मैदान में उतर रही है और जब आपको पता है कि एक बड़ा प्रेशर का मैच होने वाला है, तो उसमें आप तैयारी करके आता है, बैटर हो या बॉलर हो, और फिर प्रेडिक्टेबल होना समहाउ बहुत सारी चीज़ों को, आपकी तैयारी को पीछे छोड़ देता है। जैसे भी इन्होंने शाहीन शाह अफरीदी की एग्जांपल दी अभी मोहसिन ने कि बड़ा प्रेडिक्टेबल हैं वो बॉलर, जो उनकी जो जिस तरह से वो आगे करके बॉल मारते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे पास प्लान बी हमेशा लैक करता है। हम एक दफ़ा जज हो जाते हैं, उसके बाद हमें समझ नहीं आ रहा होता हमने आगे कैसे चीज़ों को लेके चलना है। सो डू यू एग्री विद दैट? बिल्कुल, आई एब्सोल्युटली एग्री। और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में तो अब सबको ही पता है कि फर्स्ट बॉल इन स्विंगिंग यॉर्कर आएगा, और अगर उनको वहां पे स्विंग नहीं मिलता तो वो पाकिस्तान के अगेंस्ट ही जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिसीजन। आई रिमेंबर कि मैंने 1-2 दिन पहले पोस्ट देखी थी जहां पे वसीम अकरम ने भी उनको सजेस्ट किया हुआ था कि शाहीन शाह अफरीदी को अर्ली ऑन अपनी लेंथ का ख्याल रखना है। देखिए, अभिषेक शर्मा ने उनपे फर्स्ट मैच में चार्ज किया था, लेकिन ऑन द सेकंड मैच अगर वो यही सोच कर आए हैं कि अभिषेक शर्मा ने मुझ पे आगे ही आना है, तो उनको इस बात को पता होना चाहिए कि क्रिकेट के अंदर एक चीज है गुड लेंथ। अगर आप उस लेंथ पे बॉल करेंगे तो बैटर कितना भी अच्छा हो, वो अपने मैच का फर्स्ट बॉल खेल रहा है, ही विल गेट अंडर प्रेशर अगर आप उस एरिया से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर आप यही सोच लेंगे कि बैटर मेरे ऊपर आगे आके शॉट मारेगा मेरी यॉर्कर को खेलने के लिए और मैं उसको शॉर्ट पिच करा दूं, और आपने फील्ड भी नहीं ली हुई, वहां पे आपका फाइन लेग भी ऊपर था, वहां पे तो एज भी लगता तो आपको चौका या कुछ भी बाउंड्री तो आपको मिलनी ही मिलनी थी। तो यहाँ से आप स्ट्रेट अवे अपने आप को भी अंडर प्रेशर ले आए, टीम को भी अंडर प्रेशर ले आए, और ऑपोजिशन की आपने बैटर को और स्ट्रॉन्ग कर दिया, इतना प्रेडिक्टेबल हो गए। इंटरेस्टिंग। अहमद, अभी आप ये मोहसिन और एमन ने जो बात की है, अब मैं थोड़ा सा इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आऊँगी, बिकॉज तैयारी हर प्लेयर जब भी मैदान में उतरता है, तो जैसे हम सब जानते हैं कि अगर कोई बैटर है उसने तैयारी की होगी कि उसने जिस बॉलर को खेलना है कि वो किस तरह से बॉल कराता है, या अगर बॉलर है उसको पता है कि बैटर कहाँ पे शॉट लगाता है। आप समझते हैं कि हमारी इतनी रिसर्च होती है जब हम इन प्लेयर्स को ग्राउंड में उतरता हुआ देखते हैं, क्योंकि प्रिडिक्टेबल होना इटसेल्फ एक इस चीज़ का फैक्टर समझ में आता है कि यार अच्छा ये इन्होंने प्रिडिक्टेबल है इसलिए क्योंकि ये इसी तरह से खेलते हैं, बैटर हो या चाहे बॉलर हो। देखें, इसके लिए एक टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है जिसको आप कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर, एंड आई डोंट थिंक दैट्स द केस विद पाकिस्तान टीम एट द मोमेंट। अगर आप खाली फास्ट बॉलिंग का मुवाजना कर लें, अगर हम शाहीन की बात कर रहे हैं या किसी हारिस रऊफ की बात कर लें, तो मेरा सवाल ये होगा कि वो नेट्स में कितने ओवर्स कर रहे हैं। अगर आप अपनी पास्ट उठाकर देखें तो माजी में भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप जो है वो कोलैप्स करती रही है, लेकिन यू हैड ग्रेट बॉलर्स लाइक वसीम एंड वकार, मुश्ताक अहमद, सकलैन मुश्ताक, बाद में सईद अजमल आ गए,
उमर गुल आए, मोहम्मद आमिर, मोहम्मद आसिफ, तो आपको बड़ा कंसोलिडेट वो करते रहे। लेकिन मोहसिन भाई ने एक बड़ी अच्छी बात की कि वो जो मॉडर्न क्रिकेट का मुवाजना, और सबसे आई थिंक बड़ा टेक ये है कि हम 170 पे बहुत खुश थे, जबकि विन प्रेडिक्टर 21% कह रहा था कि पाकिस्तान जो है वो जीतेगा। बाकी तमाम जो प्रेडिक्शंस थी वो भारत की जो है वो केस में थी। द क्वेश्चन इज कि तैयारी क्या होती है, व्हाट्स द गेम प्लान, कि आप कोच के साथ बैठेंगे, आपने इस टूर्नामेंट से पहले कितना एनालाइज किया कि अभिषेक शर्मा कौन है, वो क्या ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलता आ रहा है, उसकी वीकनेसेस कहाँ पे हैं, वो किस तरह आउट होता रहा है, उसको कहाँ पे बॉल नहीं फीड करनी। एमन ने बात की गुड लेंथ की, गुड लेंथ इज कॉल्ड गुड लेंथ फॉर अ रीजन एंड वी नेवर इवन एक्सप्लॉइटेड दैट इन येस्टरडेज गेम या उससे पिछले वाले में। तो आई थिंक वो इट्स बिकम सो एम्बैरेसिंग कि लेट मी जस्ट, जिस तरह आपने भी अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि जी रात की हार से हम रिकवर कर रहे हैं, द फैक्ट इज कि इंडियन कैप्टन सूर्य कुमार यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो थी पोस्ट मैच की, उसमें कहा कि प्लीज स्टॉप कॉलिंग इट अ राइवलरी बिकॉज इट्स नॉट अ राइवलरी एनी मोर। और आई थिंक बड़ा सिंपल है, दैट इज द मोस्ट एम्बैरेसिंग सिचुएशन फॉर एनी पाकिस्तानी फैन, फॉर एनी पाकिस्तानी सपोर्टर, फॉर अस एज क्रिकेट एक्सपर्ट्स फ्रॉम पाकिस्तान, एक्सक्यूज मी। आई थिंक ये इससे ज्यादा एम्बैरेसिंग क्या होगा कि वो आपको राइवलरी नहीं समझ रहे। तो आई थिंक बात वैसी होगी कि वसीम भाई ने एक दफ़ा एक किस्सा सुनाया था कि एक बंदा नजूमी के पास गया, उसने अपना हाथ दिखाया और उसने कहा जी मुझे मेरा फ्यूचर बताएं। तो उसने कहा पुत्र तू गरीब होएगा। उसने कहा जी बाबा जी उसके बाद। उसने कहा फिर तू और गरीब होएगा। उसने कहा उसके बाद। उसने कहा फिर तो उस तो ज़्यादा गरीब हो जाएगा। तो उसने कहा फिर, उसने कहा फिर तेनू आदत हो जाएगी। तो वो अब हमें आदत हो गई है। सो वीव बिकम यूज्ड टू दिस नाउ, वी हैव लिटरली बिकम यूज्ड टू दिस कि जी हम जाएंगे और हम मैच खेलेंगे और हम एवरेज मैच खेलेंगे और हम आ जाएंगे। एक तो हमें सबसे पहले अपने साथ ये झूठ और नाइंसाफ़ी जो है वो बंद करनी पड़ेगी। जी टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, टैलेंट है, तो कहाँ पे है टैलेंट? आपका कौन सा ऐसा फास्ट बॉलर है जो 140 से 150 के दरमियान गेंद कर रहा हो और रेगुलर कर रहा हो, कंसिस्टेंटली कर रहा हो और बैट्समैन को ट्रबल कर रहा हो? मॉडर्न डे क्रिकेट में आप नहीं इस तरह खेल सकते। आई थिंक आप अपनी टैक्टिकल अप्रोच से अंदाज़ा लगाएं कि अगर बतौर मैं कप्तान अगर हूँ, हम भी क्रिकेट खेलते हैं, हम तो अपने आप को क्लब क्रिकेटर्स या डिपार्टमेंट क्रिकेटर्स कहते हैं। सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि आप ना कराएं शाहीन से ओवर, आप मतलब कौन सी ऐसी कोई ओवरऑल एक वर्ड ऑफ गॉड है कि जी मैंने शाहीन से ही पहला ओवर कराना है? आप अपने आप को टैक्टिकली आउटस्मार्ट उनको आप देखिए, आपने कल बहुत अच्छा फैसला किया कि आप साइम अयूब को तीसरे पे ले गए। आई अप्रिशिएट दैट। बट मोहम्मद नवाज और सलमान अली आगा जिस तरीके से खेल रहे थे, आखिरी 5 ओवर्स में आप कुलदीप की 4-4 बॉलों को जो है वो डॉट कर रहे हैं और आराम से उसको ब्लॉक कर रहे हैं। ये कौन सी क्रिकेट हो रही है? आई थिंक और इस तरह अगर चलता रहा तो आई थिंक फिर आप यही फैसला कर लें कि जी हमने छोटी टीम्स के खिलाफ मैच फंसा के जीतना है, हमारी कौम इतने पे खुश हो जाएगी, और बड़े मैच हमने नहीं जीतने, और वंस इन अ ब्लू मून अगर हम जीत गए तो उस पर सारी गलतियां माफ कर दी जाएंगी। तो इट्स एज सिंपल, बट लाइक आई सेड द वर्ड इज दैट इट्स वेरी एम्बैरेसिंग नाउ। इट्स वेरी एम्बैरेसिंग नाउ। और जिस तरह से अभी अहमद आपने बात किया, मोहसिन मैं आपका भी कमेंट चाहूँगी कि ये एक बड़ी सिंपल सी बात है कि वो टाइम हम इस राइवलरी जिसके लिए हम लुक फॉरवर्ड करते रहे हैं हमेशा से कि ये एक बहुत बड़ा मैच होता है, सड़कें वीरान हो गई हैं जी, लोगों की नज़रें टीवी से नहीं हट रही हैं और पाकिस्तान बड़े मोटिवेटेड हैं, थ्रिल्ड हैं कि भाई हम ये मैच जीतने वाले, बट वही एंड पे होता है कि हम इस तरह की परफॉर्मेंस दिखाते हैं। कल मैं बहुत सारे लोगों को देख भी रही थी और सुन भी रही थी, तो मुझे कल मोहसिन ये इम्प्रेशन आ रहा था जी कि हमने बड़े एग्रेशन के साथ खेला, हमने बहुत आंखों में आंखें डालकर खेला। आपको भी ऐसा लगा कि वाकई हम आंखों में आंखें डाल के खेले? दो कि हमारी परफॉर्मेंस को अगर हम एक साइड पे अभी फ़िलहाल रख दें, जो हमारा एग्रेशन था वो सही था? क्या हमें अपनी गेम में एग्रेशन दिखाना चाहिए था या ऑन ग्राउंड हमें एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत थी? देखिए, हम परफॉर्मेंस को साइड पे रख के एग्रेशन का तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं ना रह गया। हमारा बुनियादी काम तो अच्छी क्रिकेट खेलना है, हमारा बुनियादी काम तो जीतना है, और जब हम जीत नहीं रहे, देखिए ना जीतें आप क्या करें, आप मसले को मसला तो समझें ना। अब मैं आपको बताता हूं कि 2023 वर्ल्ड कप में आपका पहले राउंड में ह्यूमिलेटिंग एग्जिट होता है। 2024 वर्ल्ड T20 आप पहले राउंड में एग्जिट हो जाते हैं। एसोसिएट टीम अमेरिका आपको एक मैच 2 दफा हरा देती है। आगे आ जाएं, चैंपियंस ट्रॉफी आप अपने होम ग्राउंड पे करवाते हैं, पहले राउंड पे आप हार निकल जाते हैं बाहर। बांग्लादेश आपको टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप कर जाता है, बांग्लादेश आपको T20 सीरीज हरा देता है, जिम्बाब्वे से आप हार जाते हैं, और आप फिर कहते क्या हैं हमें, इंक्लूडिंग चेयरमैन पीसीबी और सारे, कि जी आपने इन्हीं लड़कों को सपोर्ट करना, ये बड़ा टैलेंट है। आपके जो थिंक टैंक है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के, वो उठ के आते हैं,
अगर उनसे सवाल भी पूछा जाए भाई शाहीन शाह, वो कहते हैं आप शाहीन के बारे में बात कर रहे हैं, वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर। कैसे वर्ल्ड नंबर 1 बॉलर? देखिए एक उनके एक वो जो पहले ओवर में आगे बॉल करते हैं और राइट हैंडर के लिए अंदर आता है, उसके अलावा उनके पास क्या है? डेथ ओवर्स में तो वो उस टाइम भी इतना पिटा करते थे कि जब वो अच्छे ऊपर से बॉल किया करते थे। 2021 वर्ल्ड टी20 आपको किसने हरवाया? शाहीन शाह अफरीदी ने। 4 छक्के खाने थे आपने मैथ्यू वेड से। 22 में शाहीन शाह अफरीदी ने आपको एक क्रूशल मौके पे उसने ओवर ही नहीं किया। आप देखें, आपको अंडरस्टैंड करना होगा, आप मसले को सबसे पहले मसला समझें। देखें इंग्लैंड 2015 मुझे याद है वर्ल्ड कप बुरे तरीके से हार गया। वो बैठे, उन्होंने फैसला किया कि यार हमने अब मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है और अपनी क्रिकेट को बेहतर करना है। वो आए और आज उन जैसी क्रिकेट अब कोई भी नहीं खेल सकता, इंडिया भी उनके करीब भी नहीं है। वो 19 का वर्ल्ड कप जीत गए, उसके बाद कई व्हाइट बॉल की ट्रॉफीज उन्होंने जीती। इसी तरह इंडिया के साथ इंग्लैंड ने 2022 वर्ल्ड कप में क्या किया कि एक सेमीफाइनल था, इंडिया को 10 विकेटों से हरा दिया, कोई 170 किया था इंडिया ने। इंडिया का उस वक्त का कप्तान रोहित शर्मा कहते हैं जी हम बैठे और हमने कहा कि यार अब ये क्रिकेट 170 वाली तो मजीद नहीं चलेगी, अब हमने मॉडर्न डे क्रिकेट खेलनी है। उन्होंने अपनी क्रिकेट बेहतर कर ली। आप क्या है, आप क्या करते हैं कि आप ग्लोरीफाई करते हैं, आप बिल्कुल बगैर किसी बात के। जी इसने पानीपत के मैदान में 35 रन किए थे, इसने 1857 की जंग आजादी में 3 विकेटें ली थी, इसी परफॉर्मेंस भाई गुजर गया वो। आप क्या कर रहा है वो बात करो। और हमारा मीडिया अनफॉर्चुनेटली बैठ के कि जी ये बड़े सुपरस्टार है, ये बड़े सुपरस्टार है। भाई किस बात के सुपरस्टार? हर दूसरे मैच में, हर दूसरे नहीं, हर मैच में जो है वो बुरी परफॉर्मेंस देना, इस वजह से सुपरस्टार। मुझे यकीन करें कि आई एम शॉर्ट ऑफ वर्ड्स। सूर्या कुमार यादव ने कल जिस तरह की बातें की हैं कि जी ये राइवलरी नहीं है, देखें फैक्चुअली उसकी बातें बिल्कुल करेक्ट है, वो 100% ठीक है। भारत की दुश्मनी, भारत का तासुब, भारत का वो जो हिंदुत्व आइडियोलॉजी, वो सारी बातें अपनी ठीक। कल भी आपका मैच जो है वो 11 लड़कों से नहीं था, 15 लड़कों से खेल रहे थे। 2 वो अंपायर थे, जो एक जिसने वो फखर को आउट दिया, तीसरा वो थर्ड अंपायर बैठा हुआ था, चौथा मैच रेफरी था, फिर पूरी आईसीसी। आपका मैच इतने लोगों के, लेकिन इस सारों को अरबला कैसे आप कंपीट कर सकते हैं? अच्छी क्रिकेट खेल के, अच्छी क्रिकेट आप कैसे खेलेंगे? आप सबसे पहले मसले को मसला समझें। पहले तो आप आए दुनिया को सबसे पहले ये बताएं कि दे आर नॉट सुपरस्टार। ठीक है, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हम इसी कॉन्वर्सेशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। 11 है ना, यहीं कंटिन्यू करेंगे। मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। कल के मैच के ऊपर, एशिया कप का सुपर 4 जो मरहला है उसमें पाकिस्तान की जो इंडिया से हार है उस पर हम तज्जिया कर रहे हैं। हमारे साथ अहमद नवाज, मोहसिन एजाज और एमन अनवर मौजूद हैं। ब्रेक पर जाने से पहले हमारे मोहसिन हमसे बात कर रहे थे। एमन, मैं आपसे भी एक सवाल करना चाहूँगी। जाहिर है अभी इस सारे डिस्कशन के अंदर एग्रेशन या अटैकिंग क्रिकेट खेलना, आई बिलीव कि हम सब इस बारे में बात भी कर रहे हैं कि हमें बहुत एग्रेशन के साथ मैदान में उतरना है, बट एट द सेम टाइम जो बॉडी लैंग्वेज होती है और फिर आपकी ऑन टाइम डिसीजन, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, आप क्या इस पे आपका क्या तज्जिया होगा कि एज अ प्लेयर व्हाट डू यू फील कि हमें कहाँ पर एग्रेशन और किस अंदाज में शो करने की ज़रूरत है? देखें, मैंने एज अ प्लेयर हमेशा से इसी चीज़ को रेट किया है कि आपका एग्रेशन आपकी स्किल के अंदर नजर आना चाहिए, ना कि आपसे बॉलिंग नहीं हो रही और आप फिर उसके बाद जैसे कल शाहीन शाह अफरीदी ने किया था, आपको पहली बॉल पे छक्का पड़ा है, उसके बाद आपको चौके पड़ रहे हैं और आप जा जाके उनके प्लेयर्स को गालियां दे रहे हैं, उनके अंदर घुस रहे हैं। तो सारी क्लिप्स अब इंटरनेट पे आ जाती हैं, एक एक वर्ड समझ आ जाता है कि आप क्या बात कर रहे हैं प्लेयर्स आपस में। तो ये एग्रेशन नहीं है। यही चीज हारिस रऊफ ने भी की। हारिस रऊफ बोल्ड हिज हार्ट आउट। कल जो एक सबसे पॉजिटिव चीज थी बॉलिंग में, आई गेस कि वो हारिस रऊफ थे जिन्होंने बहुत आउटस्टैंडिंग स्पेल किया। लेकिन वंस अगेन उनका भी जो एग्रेशन था, उस वक्त वी वर ऑन द बैक फुट। हमने इतने कोई रन्स नहीं किए हुए थे, इतना अच्छा हम कोई परफॉर्म नहीं कर रहे थे, पावर प्ले में हमारे अगेंस्ट रन्स आ रहे थे, कोई स्ट्रेटेजी नहीं थी हमारी। तो उसके बाद हमारा इंडियन प्लेयर्स को एग्रेशन दिखाना बनता नहीं था। आप थोड़ी सी टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं कि आप किस तरह से प्लेयर को आप चाहें कि वो आपके अगेंस्ट गलत स्ट्रोक खेले, लेकिन ओवरऑल उनके ऊपर चढ़ना और बैकफुट पे आपकी पूरी टीम और आप ऊपर से आ रहे हैं, तो ये कोई एग्रेशन नहीं है। लेकिन हमारी जो डिसीजन मेकिंग थी ओवरऑल बहुत पैथेटिक थी।
इन अ सेंस के अगर आप उनके कैप्टन को देखें तो फर्स्ट 9 ओवर में अगर उनको 91 रन्स पड़े थे, उसके बाद उन्होंने चीजों को एनालाइज किया और देखा कि ये किस बॉलर की पिच है, मुझे किस बॉलर को लेकर आना चाहिए। वो चाहते तो अक्षर पटेल को भी ले आते क्योंकि पाकिस्तान के अगेंस्ट वो हमेशा से अच्छी बॉलिंग करते रहे, लेकिन उन्होंने चीजों को एनालाइज किया और दुबे को लेकर आए, मीडियम पेसर थे, वहां से आके उन्होंने मैच चेंज कर दिया। तो ये चीज होती है एग्रेशन, यहाँ पे आपको नजर आना चाहिए कि जहाँ पे आप अपना माइंड सेट यूज करें मैच के अंदर। बिल्कुल ठीक है अहमद, मैं इसी बात को आगे बढ़ाते हुए आपसे भी चाहूँगी, कल हम राफेल तैयारे गिरा रहे थे, हम जा जाके फेस टू फेस कुछ ऐसी बातें कर रहे थे, फिर हमने फायरिंग करने के अंदाज में सेलिब्रेट किया। ठीक है, अब हर एक का राइट है, बट वही बात है कि परफॉर्मेंस जहाँ पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं वहाँ पर हमें थोड़ा सुकून से इजी होकर खेलने की ज़रूरत थी। आप भी समझते हैं? आई थिंक मैं फिर वही कहूँगा कि स्मार्ट क्रिकेट चाहिए आपको इस मौके के ऊपर। वो एक बड़ा फेमस कोट है कि आई एम नॉट अ लूजर, आई एम जस्ट विनिंग एट लूजिंग। तो आई थिंक दैट्स द ओनली थिंग वी हैव बीन डूइंग। एक ऐसा तासुर सा बन गया था कि बस ऐसा टैलेंट आ गया, और मोहसिन भाई ने भी जैसा शुरू में कहा कि हम फौरन ही हीरोज बना देते हैं। तो ये देखें एग्रेसिव क्रिकेट क्या होती है, इमन ने बिल्कुल ठीक निशानदेही की कि अगर आप उनकी बॉडी लैंग्वेज भी देखें उनके प्लेयर्स की, तो वो पहले 10 ओवर्स काफ़ी प्रेशर में रहे, लेकिन 10 से 15 ओवर्स में जो खास तौर पर सूर्य कुमार यादव है उनकी बॉडी लैंग्वेज से लगा कि उनको पता लग गया यार हम मैच जीत गए हैं। फिर आपने उनको कोई इम्प्रोवाइज डिसीजन से नहीं परेशान किया। आप अगर इस थोड़ा सा इसके बरक्स चले जाएं, अटैकिंग क्रिकेट ये होती है कि सुफियान मुकीम जैसे प्लेयर को आप ना ड्रॉप करें, आप मोहम्मद नवाज को रहने दें, आप सुफियान को खिलाते, कल आप उससे पहला ओवर कराते और कोई उसको समझाता कि बेटे आके फ्लाइट से बॉल करो और बाहर लेकर जाओ अभिषेक शर्मा को, मारने दो क्रॉस, कितने मारेगा। तो मतलब ये होती है अटैकिंग क्रिकेट। तो अटैकिंग क्रिकेट का ये मतलब नहीं, वो आपको याद होगा एक दफा मिसबाउल हक से भी माजी में पूछा गया कि जी आप पे इल्जाम है आप अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलते, और अच्छी खासी एवरेज से वो खेल रहे थे। उन्होंने कहा मैं क्या रॉकेट लॉन्चर उठा के मार दूं, और क्या होती है अटैकिंग क्रिकेट। तो मतलब आप हमारा जो इंडिकेटर है वो बहुत ही गलत है। हम मवाजना अपना करना चाहते हैं दुनिया की बड़ी टीम्स के साथ, लेकिन हमारे पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। मैं आप सबसे ये दरख्वास्त ज़रूर करूंगा इवन शायकीन क्रिकेट से कि थोड़ा सा अभिषेक शर्मा के करियर को स्टडी कीजिए। आप भारत के क्रिकेटिंग कल्चर को देखें कि जहां पर उनके एक साबिक प्लेयर युवराज सिंह अभिषेक शर्मा को आइडेंटिफाई करते हैं, उनको अपनी गार्डियनशिप में लेते हैं और उनको एज अ प्लेयर डेवलप करते हैं। कितने पाकिस्तानी साबिक क्रिकेटर्स हैं जो आज टीवी पे बैठ के बातें कर रहे हैं माजरत के साथ, उन्होंने कितने क्रिकेटर्स आपको डेवलप करके दिए हैं। किस फास्ट बॉलर ने कहा है कि यार मैं इसके साथ चल के काम करूंगा और मैंने इसको पाकिस्तान के लिए फास्ट बॉलर बनाना है। किसी बैटर ने ये कहा कि मैं इस बैटर को अपनी गार्डियनशिप में लूंगा और मैं इसको पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा बैटर बनाऊंगा। नहीं, वो आपको एक ही रैंट देंगे कि नहीं हमसे बेहतर कोई नहीं था, और ना वो चाहेंगे कि उनसे बेहतर कोई हो जाए। जबकि अगर आप दुनिया की बड़ी टीम्स में देखें तो वो चाहते हैं कि अगला बंदा हमारे रिकॉर्ड्स आकर तोड़े। तो बहुत अरसे तक ये जो एक सियासत क्रिकेट के अंदर चलती रही है और आज भी है, इसने हमारी क्रिकेट को नुकसान पहुंचाया। माजरत के साथ हमारे साबिक क्रिकेटर्स का सिर्फ एक ही कुछ का मौकफ रहा है कि फैमिली सर्कल्स कैसे उन्होंने इंप्रूव किए। उसके अलावा आपको इन प्लेयर्स की गार्डियनशिप कहीं पे नहीं नजर आ रही। अगर बाबर स्ट्रगल करता रहा तो कितने साबिक प्लेयर्स ने जाकर बाबर से बात की कि यार ये मसला है, इस तरह बात करते हैं, मतलब इस तरह हम इसको बेहतर कर सकते हैं। आज शाहीन का मसला नजर आ रहा है, हारिस रऊफ हैं, नसीम शाह टीम में ही नहीं है। कोई फास्ट बॉलर पाकिस्तान का साबिक ग्रेट ऐसा है जो चला जाए और कहे मैं इनके साथ इंडिविजुअली काम करूंगा। तो आई थिंक ओनरशिप नहीं है। हम सिर्फ चाहते हैं कि हम टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करें, हमारी रील्स जो हैं वो वायरल हो जाएं, हमारे मीम्स बन जाएं, हम खबरों में रहें, और इसके बरक्स या तो कुछ चाहते हैं पीसीबी में नौकरी मिल जाए। और बड़ा सिंपल सा एक फॉर्मूला है, ना तो हम क्रिकेट के साथ ऑनेस्ट हैं, ना ग्रास रूट लेवल के ऊपर काम हो रहा है। जो बार बार कहा जाता है पाकिस्तान में टैलेंट बड़ा ग्रास रूट से आ रहा है, कितनी क्लब क्रिकेट इस्लामाबाद में हो रही है। मैं आपको सिंपल सा बताता हूँ कि अभी इस्लामाबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अंदर हाई कोर्ट की एक जजमेंट के तहत एडहॉक, जिसको एक वर्ड यूज किया जाता है, एक अब इलेक्शंस को जो है वो कलअदम करार दिया गया, और जो स्क्रूटनी होती है जिसमें आप क्लब्स को आइडेंटिफाई करते हैं, क्लब क्रिकेट बेसिक लेवल है जहां से आपको प्लेयर्स मिलते हैं, तो उसको चैलेंज कर दिया गया कोर्ट ने, और कोर्ट ने फैसला दिया कि ये इलेक्शंस जो हैं वो गलत हुए थे। और मतलब आप अगर ग्रास रूट लेवल पर ऐसी चीजें चल रही हैं तो आप इमेजिन कर लें कि टॉप टियर में क्या हो रहा होगा। एंड वंस अगेन आई वुड रिक्वेस्ट, लेट्स जस्ट प्लीज स्टॉप लाइंग टू आवरसेल्व्स कि हमारे पास बड़ा टैलेंट है, हम ऐसे कर देंगे, हम भारत को हरा देंगे, हम ऑस्ट्रेलिया को हरा देंगे, हम T20 वर्ल्ड कप जीत जाएंगे।
ये इतना आसान नहीं है, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको स्क्रैच से शुरू करना पड़ेगा। डिल्यूजन में नहीं रह सकते आप। कुछ आप मोहसिन आप इसमें भी ऐड कीजिएगा। देखिए बात यह है कि पाकिस्तान में, जिस तरह मैं अहमद की बात को ही कंटिन्यू करूंगा, पाकिस्तान में कोई टैलेंट नहीं है, और टैलेंट ना होने की वजह भी मैं आपको बता देता हूं कि हम शायद ये समझते हैं कि सबसे पहले देखिए बड़ा आसान था। आप 2023 वर्ल्ड कप के बाद जो रिपोर्ट थी हेड कोच की, उसके ऊपर आपने क्या कार्रवाई की? आप आज वो रिपोर्ट पब्लिक कर दें, आपको अपने सुपरस्टार्स की अगर हकीकत और असली चेहरा आपको पता ना चल जाए तो आप जो मर्जी कहिएगा। आप 2024 वर्ल्ड T20 के बाद गैरी कर्स्टन की रिपोर्ट है, पब्लिक कर दें। आप दोबारा अगर 2024 वर्ल्ड T20 खेलने वाले एक भी प्लेयर को पाकिस्तान से खेलने का मौका दे दें तो आप जो मर्जी कहिएगा। आप ऑस्ट्रेलियन टूर के दौरान जब मोहम्मद हफीज पाकिस्तान के हेड कोच थे, उनकी बतौर हेड कोच रिपोर्ट पढ़ लें। ये तो मैंने आपको सिर्फ रिसेंटली पिछले 1-2 साल के इवेंट्स बताए हैं। बड़ा आपका जो टैलेंट का सिलसिला है ना, वो क्लब क्रिकेट से ही रुक जाता है। क्लब क्रिकेट में जो है वो जो गरीब का बच्चा होता है, वो चाहे जितना मर्जी टैलेंटेड हो, नहीं, वहां पे किसी ताकतवर ब्यूरोक्रेट, किसी तगड़े सहाफी, किसी और इस तरह के बंदे का बच्चा उसी नहीं खेलना है। अब वो जो गरीब का बच्चा है वो देखिए क्लब क्रिकेट में रुक जाता है। जो कोई वहां से निकल जाए तो वो उसके बाद जो है वो सीनियर डिस्ट्रिक्ट तक अगर कोई पहुंच भी जाए तो उसके बाद ग्रेड 2 तक वो नहीं पहुंच पाता। वहां से कोई निकल जाए तो फर्स्ट क्लास तो खैर बिल्कुल ही माजरत ही है, तो फर्स्ट क्लास तक वो नहीं पहुंच पाता। तो आपका ये जो मेरिट का कत्ल है ना, ये क्लब, डिस्ट्रिक्ट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट, ग्रेड 2 और ग्रेड 2 के साथ साथ फिर फर्स्ट क्लास, और इवन अगर आप अपनी पाकिस्तान सुपर लीग का भी पूरा वो सिस्टम देख लें, क्यों आपको नए प्लेयर नहीं मिल रहे? जब से पाकिस्तान सुपर लीग आई है उससे पहले आपकी क्रिकेट ठीक थी। आप PSL आने के बाद देखिए आपकी क्रिकेट कहां चली गई है, क्या वजह है? आप मेरिट को रिस्पेक्ट नहीं देते। आप आज मेरिट को रिस्पेक्ट देना शुरू कर दें, जो डिजर्विंग बच्चे हैं उन्हें खिलाएं। मैं इस्लामाबाद का आपको ऐसा ग्राउंड भी बता सकता हूं जहां पे सिर्फ एक बच्चे के लिए जो है वो पूरा नेट लगता है और पूरा ग्राउंड उस एक बच्चे के लिए वक्फ होता है। क्या कसूर है यहाँ के गरीबों का कि उसकी माँ सिलाई करके उसको क्रिकेट किट खरीद के देती है, उसका बाप मजदूरी करके अपने बेटे के लिए बैट खरीदता है? क्या ये उसका कसूर है? गरीब होना उसका कसूर है? मेरिट ले आए, इंसाफ करे, आपकी क्रिकेट ठीक होगी। नहीं तो मैं आज आपको बता रहा हूं, आपकी क्रिकेट अब कभी भी ठीक नहीं हो सकती। आपकी क्रिकेट खत्म हो चुकी है, आपकी क्रिकेट का हॉकी वाला हाल हो गया है। कितनी देर तक आप और मैं झूठ बोल के मीडिया पे लोगों को बताएंगे कि ये सुपरस्टार है, सुपरस्टार है? मुझे लगता है कि आज हमने बिल्कुल झूठ नहीं बोला। मोहसिन आपने भी सच बोला है और अहमद ने भी सच बोला है, और ये हार्श रियलिटी है जिसे हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी। मोहसिन आपका भी बहुत शुक्रिया। ईमन आपका भी बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। जी ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। पाकिस्तान के अंदर हम जब भी किसी कुदरती आफत का जिक्र करते हैं या उसके अलावा भी हम फलाही इदारों की कंट्रीब्यूशन या इनके काम के हवाले से बात करें तो हमेशा पेश रहते हैं। इस वक्त हम इन इदारों में से जिनका जिक्र करेंगे उसमें अख़ुवत फाउंडेशन का जिक्र लाजमी है। चाहे सैलाब हो 2022 का, कोई भी ऐसी सूरत हाल हो, कोई नागहानी आफत हो, अख़ुवत फाउंडेशन ने जो काम किया है, आप ना सिर्फ लोगों को रिलीफ, रेस्क्यू या उनकी मदद करना, बल्कि उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल रखकर उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आई बिलीव कि हम समहाउ इस चीज़ को नज़रअंदाज भी कर देते हैं बहुत सारी जगहों पे। लेकिन अख़ुवत फाउंडेशन के हवाले से जिन्होंने ख़ुद कफ़ालत हो, मुस्तकिल बहाली हो, ये सारे वो काम हैं जो बड़े ज़रूरी होते हैं पोस्ट ऐसी रिलीफ और इमदादी कार्रवाइयों के हवाले से। और इस वक्त जो हमारे साथ शख्सियत मौजूद है, इनको पूरी दुनिया जानती है जिस तरह से इन्होंने काम किया है और पाकिस्तान की खिदमत की है, लोगों की खिदमत की है। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद है, बानी अख़ुवत फाउंडेशन। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए। डॉक्टर साहब, हम जिन सूरत हाल या जिस तरह की सैलाबी सूरत हाल का जिक्र करें, मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप हमारे देखने वालों के लिए ओवरव्यू दीजिएगा कि इस वक्त हम कहाँ पर खड़े हैं रिलीफ और फलाही काम के हवाले से भी। इन सेकेंडली, हमने माजी के अंदर भी ऐसे बहुत सारे डिज़ास्टर देखे हैं जिसको आपने बाद में केटर भी किया, आपकी ऑर्गेनाइजेशन ने, आप ख़ुद भी विज़िट करते रहे। क्या चैलेंजेस अभी हमें दरपेश हैं इस हवाले से? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो शुक्रिया कि आपने इन मुश्किल लम्हात को अभी नज़रों से ओझल नहीं होने दिया
हमें बार बार इनका तज़किरा करना चाहिए। तो 2 माह या इससे कुछ कम बेश वक्त गुजर गया, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, फिर केपी, तो वहाँ पर तबाही हुई और फिर उसके बाद सतलुज, रावी, चनाब, यहाँ पर पानी आया, फिर सिंध की तरफ। तो ये एक सिलसिला शुरू हुआ, तो उसमें बारिशों ने भी अपना एक किरदार अदा किया। तो बहुत नुकसान हुआ है। उस नुकसान में जानी नुकसान भी है, माली नुकसान भी है, घर भी गिर गए, जानवर भी बहुत से लोगों के बह गए और फिर फसलें तो तबाह हो ही गई। घरों में जो लोगों ने गंदम गल्ला रखा हुआ था वो भी नहीं रहा, फिर और जो उनकी ज़रूरी अशिया हैं ज़िंदगी की। तो ये एक कौमी अलमिया है, जब भी इतने ज़्यादा लोग हों तो हम सब को एक कौम की हैसियत से उठना होता है कि हम एक दूसरे के दुख और दर्द को कम कर सकें। हुकूमत का एक अपना किरदार है और वो अपना किरदार अदा करती है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फ़र्द की हैसियत से और एक मुआशरे की हैसियत से हमें इज्तिमाई तौर पर ख़ुद भी कुछ करना है। अगर अल्लाह ताला की रहमत से, मेहरबानी से हमारा घर महफूज है और हम सुकून की रात को नींद सोते हैं, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि जो नहरों के किनारे, दरियाओं के किनारे, बंदों पर घराने बैठे हुए हैं, टेंट में हैं, कहीं टेंट भी नहीं है, हबस है, गर्मी है और रात को मच्छर नहीं सोने देते, दिन को मक्खी है, फिर वक्त पे खाना नहीं है, बच्चे हैं, बिलखते हुए मासूम बच्चे, और फिर ये एहसास कि अब वापस कैसे जाएंगे, घर कैसे आबाद करेंगे। तो इस पूरी कशमकश के नतीजे में कुछ लोगों को जैसे कहते हैं ना डिप्रेशन और ट्रॉमा एक शॉक है ज़हनी तौर पर, वो एक अलहदा कहानी है। बीमारी जिस्मानी का तो आप मुकाबला करते हैं, लेकिन जो ज़हनी तौर पर आपको कोफ्त होती है, दुख और तकलीफ़ होती है, वो आपको हर तरह से मुतासर करती है। तो ये वो इज्तिमाई सूरत हाल है और मैं ये कहते हुए बड़ा किसी हद तक इत्मीनान से कह रहा हूँ कि हमारी कौम रोज़ टू दी ओकेजन एज़ इट हैज़ बिन डन इन द पास्ट। तो अल्लाह ताला के फजल करम से लोगों ने इस दर्द को महसूस किया। शुरू के दिनों में ही केपी में सवाबी, सवात और उन इलाकों में जब पानी ने ये आफत बचाई तो लोग पहुँचे, गिलगित बल्तिस्तान पहुँचे, कश्मीर पहुँचे, फिर पंजाब में जब ये आई तो बेशुमार अल्हम्दुलिल्लाह नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फ़र्द हैं और फिर उसमें स्कूलों के बच्चे हैं, कॉलेजेस के बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के तलबा व तालिबात हैं, वॉलंटियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, ताजर हैं और फिर मीडिया है। आप जैसे लोगों ने इस मौजू के ऊपर बारहा गुफ्तगू की ताकि ये मंज़र नज़रों से ओझल ना हो। तो ये तो है सूरत हाल माजी की। आज भी जो है पानी को अक्सर जगहों से वापस जा चुका है या जा रहा है, लेकिन लोग अभी तक वापस नहीं लौट सके। तो अब अगला मरहला, पहला जो था ना मरहला, उसको रेस्क्यू कहते हैं कि ज़िंदगी बचाना, फिर है रिलीफ़ कि उनको हंगामी सूरत हाल के तहत इमदाद देना, खाना, अद्वियात, टेंट, शामियाने, ये चीज़ें। तो अब मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मरहला दरपेश है, उसको हम कहते हैं बहाली। बहाली का मतलब यह है कि जब ये लौट के घर जाएंगे तो वो टूटी हुई दीवारें इनका इस्तेमाल करेंगी। तो वहाँ पर ना कोई चादर, ना बिस्तर, ना कोई बर्तन, ना कोई और चीज़, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे। तो इस सिलसिले में हमें देखना है कि कैसे हम इनके घर तामीर करने में मदद दें। फिर दूसरी बात यह है कि कैसे हम इनकी अगली फसल की तैयारी के लिए इनको सपोर्ट करें। फिर जो लोग छोटे छोटे कारोबार करते थे, दुकानें थी जिनकी, उनको फिर ज़ाहिर है वो कारोबार शुरू करने के लिए कुछ सरमाया चाहिए, वो सरमाया कैसे दें। और ये जो एक इमोशनल ट्रामा और डिस्ट्रेस में से गुज़रें, उसका इलाज चंद हफ्तों में नहीं होता, उसके लिए एक लंबा प्रोसेस चाहिए। आप और मैं, हम महसूस करते हैं छोटा सा भी कोई ट्रामा होना तो उससे निकलने के लिए कितने दोस्तों की ज़रूरत होती है, बिल्कुल, माँ बाप की ज़रूरत होती है, बहन भाइयों की ज़रूरत होती है, सपोर्ट सिस्टम चाहिए। कोई तो ऐसा होना जो आके हमें सहारा दे, हमें हमारा दिल लगाए, हमें एतमाद दे कि मैं अकेला नहीं हूँ इस मुश्किल में। तो ये एक लंबा प्रोसेस है बहाली का। तो अल्हम्दुलिल्लाह हुकूमत ने 2010 से लेके आज तक और ख़ास तौर पर 2022 में जो कुछ हुआ उसमें हमने रिलीफ़ का काम तो बहुत किया, लेकिन इसके साथ साथ हमने बहाली का काम भी किया, क्योंकि बुनियादी तौर पर हम एक डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो जिसका मकसद सिर्फ हंगामी सूरत हाल का मुकाबला करना नहीं है,
बल्कि लोगों को इज़्ज़त नफ्स के साथ उनके पाँव पर मुस्तकिल बुनियादों पे खड़ा करना है, बिल्कुल ठीक। ताकि वो मुस्तकिल तौर पर मांगने वाले खुदा न खास्ता ना बने, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी का जो कारोबार है उसको असरे नौ शुरू कर सकें। अब हम असल काम अपना शुरू करेंगे इंशाअल्लाह ताला। अब हम लोगों से आपके तवस्सुत से ये अपील करते हैं कि ख़ुव्वत का एक रिहेबिलिटेशन फ़ंड है, तो उसमें हम कुछ अतियात जमा करेंगे और फिर उनको हम 3 हिस्सों में तकसीम करेंगे। यानी हम उन लोगों को देंगे पहले जिनका घर टूट गया। अक्सर औक़ात ये होता है कि ईंटें बच जाती हैं, गार्डर वर्डर जो खिड़की बच गई, रोशनदान बच गया, दरवाज़ा बच गया, लेकिन वो कच्चे घर हैं, टूट जाते हैं ना जी। तो वो फिर उनको इतना ज़्यादा अखराजात बाज़ औक़ात नहीं होते, तो बाज़ तो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाते हैं। तो लेकिन हम फिर उसका एक बाकायदा डोर टू डोर सर्वे करते हैं और मसलन जिस इलाके में ये ज़्यादा आया, फिर हम उनको अब हम उनको कहते हैं कि देखो पहले जो तुमने घर बनाया था ये तुमने किसी से मांग के नहीं बनाया, तुमने अपने पैसे इकट्ठे करके बनाया या अपने किसी दोस्त से कुछ कर्ज़ लिया या किसी और ने तुम्हारी इस तरह से मदद की, तो हम आपको बग़ैर सूद के थोड़े थोड़े कर्ज़े देंगे। ठीक है। तो लाख, 2 लाख, 3 लाख, जिससे तुम अपना घर बना सको। कि सर्दियों के आने से पहले ये घर बनने चाहिए। बिल्कुल। इस दफ़ा सख्त सर्दी का भी पेशीन गोई की जाती है, तो वो फिर हम उनको कहते हैं और वो बड़ी खुशी से कहते हैं। वो कहते हैं जी कि हम भिखारी तो हैं ही नहीं, तो ठीक है आपने रिलीफ़ के हवाले से फ़ौरी तौर पर हमारे पास कुछ नहीं था, तो हमें लोगों ने, हुकूमत ने, मुख्तलिफ़ अदारों ने और हमारे फ़ौजी जो अदारे हैं उन्होंने उनकी मदद की। लेकिन अब हम ये मदद ऐसे नहीं लेना चाहेंगे। आप हमें कर्ज़ दें और हम उसको घर बनाएंगे, फिर आहिस्ता आहिस्ता पैसे वापस करेंगे। वापस इसलिए हम करेंगे कि हमें पता है कि आप ये रकम फिर किसी और को देंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। आप यकीन करें कि पिछली 2022 में जो सैलाब आया था, तो हमने 6000 घर बनाए थे इसी असूल के तहत। और आप ये सुनकर भी आपको खुशी होगी कि उस 6000 घरों की तामीर के लिए जितना पैसा हमने दिया उसकी वापसी 100% होती है। 100% होती है। मतलब ये लोगों ने उसके बाद उन्होंने मेहनत की, ज़राअत की, कारोबार किया, अपने पाँव पे कुछ कोई और किसी का कोई ज़रिया रोज़गार था, कोई मुलाज़म था, कोई किसी था, तो वो रकम वापस आई और फिर वो एक आप समझें कि एक डेवलपमेंट का एक सर्कल है, एक सिस्टम है जिसके तहत ये पैसा घूमता रहता है। तो इस बार भी हम पहले ये सर्वे मुकम्मल करेंगे, उसके बाद दिन रात सर्वे करेंगे हम इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ हमारे साथी भी हैं, हमारे यूनिवर्सिटी अखुवत कॉलेज के स्टूडेंट्स भी हैं, हमारे अलुमनाई के स्टूडेंट्स भी हैं और इलाके के रज़ाकार भी खुद ब खुद वॉलंटियर्स भी शामिल हो जाते हैं। जब आप एक शख्स भी बाहर निकलता है ना, तो फिर उसके पीछे एक नहीं रहता, वो 11 हो जाते हैं, फिर वो 111 हो जाते हैं, फिर वो बढ़ते चले जाते हैं। तो हम सर्वे करेंगे, घरों के लिए कर्ज़े देंगे और साथ ही फिर हम ये जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी का कोई छोटा मोटा कारोबार है तो उसके लिए फिर उसको ज़राअत के लिए खाद लेनी है, बीज लेना है, पानी है, कोई ठेके की रकम देनी है, अद्वियात ख़रीदनी है। बाज़ का तब मट्टी इस तरीके से आई है तो वो ज़मीन की लेवलिंग, लेज़र लेवलिंग भी ज़रूरी है क्योंकि ज़मीन को हमवार करना है। तो ये 3 बेसिक फैक्टर्स हैं। पहली बात मैंने आपसे अर्ज़ की कि पहले तो उन्हें गले लगाए ना जी, मुसीबत का वक्त है, खाना बाकी चीज़ें, फिर उसके बाद उनके बारे में सोचें कि इन्होंने अब मुस्तकिल तौर पर ज़िंदगी गुजारनी, इनके बच्चों ने स्कूल जाना है, इनको बाकी ज़रूरियात। तो फिर हम उनको ये जो काम है सारा हमारा सर्वे के बाद घरों की तामीर का और साथ ही इन कर्ज़ों। तो ये मैंने आपको एक इजमाली सा खाका पेश किया है कि ये वो तरीक़ाकार है जो एक डेवलपमेंट ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन का होता है। ये तो मुमकिन नहीं है ना कि आप हर शख्स को बोरी है आपके पास पैसों की और आप खोल के बांटते बिल्कुल रहें। सही, बिल्कुल सही। ये तरीका जो है तकसीम का, वो लोगों को फिर आपका ना डिपेंडेंट बना देता है। तो हम उसको कहते हैं कि नहीं, हम तुम्हारे साथी हैं, काम तुमने करना है, मुश्किल का मुकाबला तुमने करना है, लेकिन तुम अकेले नहीं हो। बिल्कुल सही। तो लोगों को यही एहसास दरकार है, वो जो है ना ख़ुद उनके अंदर हिम्मत है। और मैं कई जगहों पे गया हूँ और जहाँ भी मैंने देखा है परेशानी के बावजूद लोगों के चेहरों में एक हिम्मत और एक हौसला वो नज़र आता है और वो कहते हैं कि जी
हमें ये एहसास जब मिलता है कि इतने लोग हमारे साथ हैं तो ये एहसास ही काफ़ी होता है। आई बिलीव इस मुश्किल घड़ी में डॉक्टर साहब एहसास ही करना एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। डॉक्टर साहब अभी आपने बात की, मैं ज़रूर चाहूँगी आप उन कम्युनिटीज़, क्योंकि तबाही बहुत बड़े पैमाने पे हुई है, जो हम पंजाब का जिक्र करें और आगे आप सिंध की भी चूँकि हमने बात की है, किन कम्युनिटीज़ को आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो जाकर देख रही है, और ये जो आपने 3 स्टेप्स के अंदर या 3 हिस्सों में डिवाइड किया है इस प्रोसेस को, कहाँ कहाँ आप देखिए हमने मैं कल कह रहा था किसी को कि हम दरियाओं के साथ साथ हमने सफ़र किया है, सैलाब के साथ साथ हमने सफ़र किया। सबसे पहले आप देखें सवात में और मालाकंड में और बाकी जो उधर सवाबी में, बुनेर में, इन इलाकों में, तो हमारी टीम्स अल्हम्दुलिल्लाह, हम ये नहीं दावा करते कि हम हर शख्स के पास गए या हर घर में गए या हर कम्युनिटी में गए, तो बहरहाल जितनी हमारे वसाइल थे, जितनी हमारा ह्यूमन रिसोर्स था, तो वहाँ पर फिर हमने मेडिकल कैंप्स भी लगाए। तो वहाँ पर उसके बाद ये सतलज ने थ्रू आउट, आप देखें कसूर से लेके गंडापुर, गंडा सिंह वाला एक यहाँ पर एक एरिया जहाँ से दरिया दाखिल होता है, कसूर, फिर आगे आप चलते चले जाएं बहावलपुर तक, और फिर जब ये शामिल होता है अगले दरियाओं में, तो वहाँ पर भी जहाँ जहाँ हमारे दफातर थे, वसाइल थे, उसके मुताबिक हम वहाँ पहुँचे। फिर इस वक्त सबसे ज़्यादा बुरी सूरत हाल जो है वो मुजफ्फरगढ़ के कुर्बो जवार में है, जलालपुर पीर वाला है, अलीपुर है, फिर उच्च शरीफ है, एक सीतपुर नामी छोटा सा कस्बा है, वहाँ तो कुछ बचा ही नहीं है, तो कुरैशीपुर है, इस तरह के बहुत सारे छोटे छोटे मज़ाफ़ात हैं, तो वहाँ पर हम गए। और अल्हम्दुलिल्लाह जहाँ भी मुमकिन होता है, कुछ थोड़े से राजनपुर के इलाकों में भी, और सिंध में हम तैयार हैं कि सिंध में अगर खुदा न खास्ता कोई ऐसी चीज़ होती तो वहाँ पर भी जाएंगे। लेकिन फिर सरगोदा में, दरिया चनाब ने कुछ इलाकों में, इवन लाहौर के साथ आपने देखा होगा कि चूंक के इलाका में, तो वहाँ पर भी हमने काम किया। फिर बल्लो की, पत्तों की, साथ साथ बहावलपुर, आगे बहावल नगर और बहावलपुर के कुछ इलाके, डिस्ट्रिक्ट लोधरा के कुछ इलाके, तो रहीम यार खां तक, वहाँ पर भी कुछ इलाकों में हुआ। तो बहरहाल हमारी कोशिश तो यही होती है कि कहीं से कोई आवाज़ आए तो हम ज़रूर उस आवाज़ तक पहुँचें। तो बाकी ये अल्लाह ताला की रहमत होती है, मैं समझता हूँ कि खुदा का इनाम है कि वो किसी को तौफीक देता है। बेशक। तो लोग जो हमारे साथ आते हैं, फ़ोन्स करते हैं, कपड़े भेजते हैं, डोनेशंस भेजते हैं, खाने भेजते हैं, बेशुमार औरतों ने हमें कहा कि हम जाना चाहते हैं, तो हम उन्हें कहते हैं कि आप जाके क्या करेंगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हम उनको कम से कम ये बताना चाहते हैं कि हम आपके लिए दुआ गो हैं। तो इस तरह फिर स्कूलों के बच्चों ने, तो ये इस वक्त ये एरियाज़ हैं हमारे तो जहाँ पर हम काम कर रहे हैं, और हम दूसरे लोगों को भी दावत देंगे कि वो भी आएँ, खुद करना चाहते हैं। देखिए कोई मुश्किल काम नहीं है। आप कहेंगे जी 5 लाख घर गिर गए होंगे, मैं मिसाल के तौर, मुझे कोई इस वक्त अंदाज़ा नहीं, लेकिन मैं तो क्या 5 लाख लाहौर में, कराची में, फैसलाबाद में ऐसे लोग नहीं है कि वो कहें कि ये मेरे घर की ज़कात है तो मैंने ये 5 लाख में से 1 या 2 घर बनवाने हैं। तो मैं समझता हूँ किसी एक बड़े शहर में से ही ऐसे लोग निकल आएंगे। तो हम हुकूमत के ऊपर पूरा बोझ नहीं डाला जा सकता, हुकूमत के पहले ही वसाइल बहुत कम हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि NGOs बनती क्यों हैं। दिस इज़ द रिफ्लेक्शन ऑफ कम्युनिटीज़ कंपैशन। बिल्कुल सही कि ये जो कुछ हम टैक्स की सूरत में देते हैं वो तो हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन उससे बढ़कर देना ये हमारी अखलाकियात की असल नुमाइंदगी है। तो मैं तो यही कहूँगा कि हमें एक एक घर बना देना चाहिए, एक एक कारोबार खड़ा कर देना चाहिए, तो बस इसी से ये मुश्किल कट जाएगी। आज वो भाई मुश्किल में है, खुदा न खास्ता कल अगर हम मुश्किल में हुए तो कोई हमारी मदद करेगा। कि मुझे पिछले दिनों में अखबार में लोगों ने मुझे बताया कि पिछले 2022 में तौसा शरीफ में बहुत ज़्यादा तबाही हुई थी। इस दफ़ा वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह कोई नुकसान नहीं हुआ। तो तौसा शरीफ में जब तबाही हुई थी तो लोगों ने बहुत मदद की थी। तो इस दफ़ा तौसा शरीफ से काफ़िलों की सूरत में लोग निकले कि अब हम जाकर अपने भाई जो मुजफ्फरगढ़ में या इधर उधर हैं उनकी मदद करें। तो देखें ये इसे कहते हैं कि नेकी नेकी को जन्म देती है। आप किसी से नेकी करें तो वो नेकी जो है कभी ना कभी किसी न किसी वक्त पर
किसी न किसी जगह पर कोई उसको रिप्लाई करेगा, वो नेकी लौट के आती है। ये हो नहीं किसी सकता न किसी शक्ल में किसी शक्ल में आ जाती है। आप नहीं है, आपके बच्चों के साथ कोई नेकी कर देगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये नेकी करते रहना चाहिए, ये नेकी है। ये नहीं कि जी बस ठीक है अब ख़त्म हो गया जी, पानी चला गया। नहीं, हमें उस वक्त तक चैन से नहीं बैठना चाहिए जब तक आखिरी शख्स भी जिसका नुकसान हुआ है उसके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती। और ये इसके नतीजे में ये मुल्क बनेगा। ये मुल्क जो है ना, ये पैसे दौलत कमाने से नहीं, दौलत खर्च करने से बनता है। समाज और मुआशरों की जो तामीर होती है, और ये भी एक कुदरत का असूल है कि जो जितना खर्चता है उसको उतना ही मिलता है, उससे कई गुना वापस मिलता है। तो ये कुछ नेकी के बुनियादी असूल अगर हमारी हम सब समझ जाएं और उस पर अमल भी करें, तो फिर ये मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई, तो वे फिर सारी मुश्किल जो है अल्हम्दुलिल्लाह आसान हो सकती है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आप जैसे लोगों को देखकर और आपकी बातें सुन के और आपका काम देखकर सबसे बढ़कर ये एहसास होता है कि हम किसी न किसी मामले में बहुत बेहतरीन कौम भी हैं, क्योंकि डॉक्टर साहब जैसे बहुत सारे लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं और हम अपने तौर पे जो एफ़र्ट पुट कर सकते हैं, जैसे भी डॉक्टर साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि माशरा या मुल्क दौलत खर्च करने से आएगा, और यही तरीका है कि अगर आप अपने हाथ से कुछ खर्च करते हैं तो वो किसी न किसी शक्ल में आपके पास ज़रूर आता है। और नेकी का भी हिसाब बिल्कुल इसी तरह से। डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद थे जी। अखुवत फाउंडेशन बहुत ज़बरदस्त काम कर रही है। अगर आप कुछ भी डोनेट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आप इनकी ऑर्गेनाइजेशन से रब्ता कर सकते हैं। वेबसाइट है, ऑफिशियल पेजेस हैं, वहाँ जाएँ, इनकी टीम आपसे रब्ता करेगी और सारी जो आपकी मामलात हैं इनको केटर भी करेगी। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग पब्लिक जी। ब्रेक के बाद वापस आ गए हैं। चूँकि हम जैसे जैसे बात करते हैं कुछ चेंजेस के हवाले से, हम आज डिस्कशन करेंगे 2025 का दूसरा और आखिरी जो सूरज ग्रहण है। अगरचे वो पाकिस्तान में नज़र नहीं आया, मगर दुनिया भर के मुख्तलिफ हिस्सों में इसको देखा गया। और इसके मुताबिक ये जुज़वी सूरज ग्रहण 21 सितंबर को रात 10:30 पर शुरू हुआ। 22 सितंबर की रात 12:42 पर उरूज पर पहुंचा और इख्तिताम जो है इसका 2:55 पर हुआ। अगरचे हमारे खत्ते के अंदर ये नज़र नहीं आया, लेकिन जबकि हमने लास्ट टाइम जब डिस्कशन की थी तो ये जो एक्लिप्सेस होते हैं इनका आपकी एनर्जीज़ पर, आपकी बॉडी के अंदर, आपकी लाइफ के अंदर बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। कैसे होता है ये हमें कोई एक्सपर्ट ही बता सकता है। और आज हम जिन शख्सियत से आपकी मुलाकात भी करवाने वाले हैं, इनकी जो प्रोफाइल है या इनकी पर्सनालिटी है, इसके डिफरेंट पहलू हैं। आज हम ज़रा NLP ऑफ स्पिरिचुअल साइंसेस पे भी बात करेंगे, एस्ट्रोलॉजी पे भी बात करेंगे, और कुछ इनकी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें जो हम ऑफ एयर डिस्कशन कर रहे थे उस पर भी ज़रा हम रोशनी डालने की कोशिश करेंगे कि किस तरह ये पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जीज़ लेकर आते हैं एक्लिप्स, और किस तरह से हम इसको बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी लाइफ को बेहतर करने के लिए या किसी भी सिनेरियो में। आयशा मिर्ज़ा साहिबा हमारे साथ मौजूद है, उनको हम खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग मी ओवर हियर। जी बताइए। हाँ जी, आपने हमें बताना है कि ज़रा ये इक्लिप्सेस जो होते हैं जी इनका क्या इम्पैक्ट होता है, बिकॉज हम साइंटिफिकली बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, लेकिन एक ट्रांसफॉर्मेशन है आपकी लाइफ में, आपकी ओवरऑल ज़िंदगी में। अगर मैं बात करूँ थोड़ा बैकग्राउंड में, तो हम लोग लूनर इक्लिप्स से आए हैं, जो कि था आप समझ लें पिछले 2 हफ्ते पहले, यानी फुल मून के साथ लूनर इक्लिप्स था, और अभी हम लोगों ने सोलर इक्लिप्स को एक्सपीरियंस किया है। लूनर इक्लिप्स हमारे खित्ते में लगा था और सोलर इक्लिप्स जो है बिल्कुल एक्सिस की दूसरी तरफ लगा है। अब बेशक वो हमें दिखें या ना दिखें, और उस जगह पे इम्पैक्ट तो ज़्यादा होगा, लेकिन हमारी अर्थ तो एब्जॉर्ब कर रही है ना। अर्थ चूँकि एब्जॉर्ब कर रही है तो हमें सारी एनर्जी अर्थ से मिलती है। सारी एनर्जी जो सी है हम मूव कर रहे हैं अर्थ के साथ, अर्थ की पल्स के साथ। तो जब अर्थ की पल्स ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया तो सारे ह्यूमंस पे उसका इफ़ेक्ट आएगा।
जिधर मतलब डायरेक्ट इफेक्ट आएगा और हमें इनडायरेक्ट इफेक्ट आएगा, बट ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे उसका इफेक्ट नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। अब इस वक्त का जो हमारा लूनर इक्लिप्स है, सोलर इक्लिप्स, ये जी बड़ा मज़ेदार था और ट्रांसफॉर्मेशनल भी था बहुत सारी तरीक़ों से। मैंने चार्ट खोल लिया। बेसिकली ये वर्गो में लगा है, वर्गो के हाउस के अंदर 5 डिग्रीज़ में सन है और मून भी इतनी ही डिग्रीज़ में है। अब वर्गो के हाउस जो है वो बेसिकली लोगों की हेल्प करने का, CSR इवेंट्स का, जैसे कहते हैं सर्विस टू अदर्स, छठा हाउस है और ये सर्विस टू अदर्स का हाउस है। अब आप यहाँ पे ये समझ लें कि हम लोग जो नफ्सा नफसी के आलम में थे ना, कि हम अपनी ज़ात से बढ़कर सुन नहीं सक रहे थे, देख नहीं सक रहे थे, अपने फ़ायदे के अंदर चल रहे थे, अब हम उससे कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ आ रहे हैं। तो हमें ये वाला जो इक्लिप्स है वो यानी कि इक्लिप्सेस अर्जेंसी मचा देते हैं। वो कहते हैं अब आपने ये काम करना ही करना है। तो ये अल्लाह ताला की तरफ से है, ये हम इंसान तो नहीं करते हैं। तो वो अर्जेंसी ये है कि नाउ वी हैव टू थिंक अबाउट अदर्स, ठीक है, नाउ वी हैव टू डू सर्विस टू अदर्स, जिस भी फॉर्म में। बेशक अल्लाह ताला ने आपको किसी तरह से भी रिसोर्सेज दिए हैं, इल्म दिया है, अवेयरनेस दी है, मॉनेटरी वेल्थ दिया है, आपने उसको शेयर करना है टू हेल्प द कम्युनिटी, टू बिल्ड द कम्युनिटी। अब इसमें 3 प्लैनेट्स हैं जो कि इस वक्त वर्गो में हैं। वर्गो और पाइसिस के एक्सिस के ऊपर केतु और राहु भी हैं, ठीक है, नॉर्थ नोड और साउथ नोड ऑलरेडी इसी एक्सिस पे है। और अब वर्गो में सन है, मून है, मर्करी है, यानी हमारी कम्युनिकेशन, सन हमारी कुव्वते तवानाई, हमारा सोच, हमारी समझ, मून हमारी इमोशंस, ठीक है, हमारी फीलिंग्स, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ये सब कुछ इस वक्त हमें नज कर रहा है कि हम हर हाल में अपने से हटकर दूसरों के बारे में सोच सकें, ठीक है, कम्युनिटी के बारे में सोच सके, इम्पैक्ट को देख सकें। और दूसरी तरफ है सैटर्न, यूरेनस और नेपटून, तीनों पाइसिस के हाउस में रेट्रोग्रेड पे है। अब ये 2 बड़े प्लैनेट सैटर्न और यूरेनस। सैटर्न हमारा कार्मा रिलीज कर रहा है, यानी अगर आपने अच्छा किया तो आपको अच्छा मिल रहा है, और अगर आपने बुरा किया तो आपको बुरा मिल रहा है, ठीक है, पनिशमेंट भी है और रिवॉर्ड भी है। यूरानस जो है वो आपका रेवोल्यूशनरी प्लैनेट है, ठीक है, वो हमेशा रेवोल्यूशन लेके आता है। अगर हम कहीं पे स्टक हैं, कोई स्टेगनेंट एनर्जी है, तो वो उसको ब्रेक फ्री कर देता है। तो यूरानस ये कर रहा है, अगर हमें कोई चीज़ रोके हुए ह्यूमैनिटी को, तो वो रिमूव कर रहा है उन चीज़ों को, ऑब्स्टिकल्स को रिमूव कर रहा है, बट कलेक्टिव लेवल पे, ठीक है। फिर तीसरा है जी नेपटून। अब नेपटून है हमारा ड्रीम प्लैनेट, वो हमारी ड्रीम्स और फैंटेसीज का प्लैनेट है। तो अगर यहाँ पे कोई इल्यूजन्स हैं यानी कहीं पे डिसेप्शंस हैं, हम लोग क्लैरिटी से नहीं देख सक रहे, हमें कोई रियलिटी चेक नहीं मिल रहा, या हम लोगों ने अपने अंदर कोई डिसेप्शन पाली हुई है, डिल्यूजन चल रही है, वो उसको ब्रेक फ्री कर रहा है, वो हमें रियलिटी चेक दे रहा है कि कौन सी चीज़ें अब हमें करने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं पता मैं पॉलिटिकली ये बात कर सकती हूँ या नहीं कर सकती, लेकिन कलेक्टिव कॉन्शियसनेस की तरफ कॉस्मोस तो हमें ले जा ही रहा है, प्लैनेट्स तो हमें, चांद सूरज तो ले जा ही रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में जो इस वक्त हो रहा है वो भी इसमें बहुत मेजर किरदार अदा कर रहा है। जैसे कि गाज़ा की जो सिचुएशन है उसमें सभी लोग अब यकजा हो चुके हैं, पूरी ह्यूमैनिटी इकट्ठी हो गई है। कोई ये नहीं सोच रहा कि वो मुसलमान है, वो हिंदू हैं, वो क्रिश्चियंस हैं, सब इंसानियत पे बात कर रहे हैं। एवरीबडी इज नाउ थिंकिंग अबाउट इंसानियत। तो आई विल गिव अ लिटिल बिट ऑफ क्रेडिट टू इजराइल कि दे एक्चुअली ब्रिंग द होल ह्यूमैनिटी टुगेदर। उन्होंने सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आए कि ज्यादती नहीं हो सकती, किसी एक के साथ भी ज्यादती होगी तो वो सबके साथ होगी। कुरान में अल्लाह ताला ने कहा है कि एक कत्ले नाहक सारी इंसानियत का कत्ल है। और अब आप इमेजिन कर लें कि 1.5-2 साल से सारी इंसानियत किसी ना किसी लेवल पे मर रही है। बिल्कुल सही। तो ये जब तक रुकेगा नहीं, और ये रुकेगा तभी जब सब जागेंगे, जब सब अवेकन होंगे। और अब ये प्लैनेट्स भी हमें यही हेल्प कर रहे हैं, अल्लाह करे। और ऑब्वियसली इट्स पुशिंग अस ना। एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ होने जा रही है जिस पर पाकिस्तान में कोई बात नहीं कर रहा, और वो ये है कि 3 स्पेसक्राफ्ट जो हैं वो अर्थ की तरफ आ रहे हैं, वो हमारी स्पेस में एंटर हो चुके हैं, और उन तीनों का जो साइज़ है वो तकरीबन मैनहट्टन के साइज़ का है। तो आप समझ लें कि हम लोग बहुत जल्द एलियंस से इंटरेक्ट करने वाले हैं। अब आई हैव नो क्लू वाई नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट, बिकॉज द होल वर्ल्ड इज़ टॉकिंग अबाउट इट।
नासा इसके ऊपर डेली आपको रसीद वो भेज रहा है, जैसे कहते हैं अपडेट्स भेज रहा है कि जी अब वो इधर पहुंच गए हैं, अब उनकी तरफ से हमें सिग्नल्स मिल रहे हैं, अब हम उन सिग्नल्स को डिसाइफर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हम कर नहीं सक रहे। सो दे आर बेसिकली लुकिंग फॉर एनर्जी रिसोर्स एंड दे आर कमिंग टू आवर प्लानट, क्योंकि हमारा सन जो है वो इस वक्त बहुत हाइटेंड है, उसमें सोलर स्टॉर्म्स भी आ रहे हैं और उनका जो सन है वो मर रहा है। तो दे आर लुकिंग फॉर एनर्जी रिसोर्स टू आवर प्लानट। तो ये अच्छा भी हो सकता है और ये बुरा भी हो सकता है। अच्छा इस तरह हो सकता है कि ह्यूमैनिटी जो लिमिटिंग माइंडसेट में है वो उससे बाहर निकलेगी हमारे प्लैनेट पे। और ये जो अभी हम एलियन इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं, ये क्या टाइमलाइन है? नवंबर, आई थिंक फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर और एंड ऑफ अक्टूबर बाय हैलोवीन्स टाइम। ओह इंटरेस्टिंग। अच्छा आयशा, ये हमारे सामने एक डेक भी पड़ा है जी, एंड हम इस इक्लिप्सेस की एनर्जीज के हवाले से बात करें। आई कैन सी सो मेनी। हाँ जी बिल्कुल, मैंने जेम्स, एक्चुअली आई हैव अ मेटाफिजिकल शॉप। सो जब मैंने ये सब चीज़ों को समझना शुरू किया, न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, जेमस्टोन्स की साइंस, तो ये सब चीज़ें इंटरलिंक्ड है ना। बिल्कुल सही। अल्लाह ताला ने आपको अगर एक खुद समझे, आपके नेटल बर्थ चार्ट में एक प्लैनेट है जो कि हावी है, सख्ती लेके आ रहा है, मुश्किल लेके आ रहा है, तो उसको आसान करने के लिए कोई जेमस्टोन भी है। बिल्कुल ठीक है। ये जेमस्टोन इतनी हल्की चीज़ नहीं है, ये thousands of years में बने हुए हैं और ये डिफरेंट केमिकल रिएक्शन, डिफरेंट टाइमलाइन, डिफरेंट जैसे कहते हैं ना प्रेशर, और उससे बिल्ट हुए हैं। तो दे एक्चुअली हैव द इम्पैक्ट टू प्रोटेक्ट यू। बिल्कुल सही। तो हमारा जो नेटल बर्थ चार्ट होता है बेसिकली, जो कि हर इंसान का एक यूनिक नेटल बर्थ चार्ट है। आप जब पैदा हुए उस वक्त प्लैनेट्स कहाँ पे थे, वो बताता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या हैं, कौन सी चीज़ें आपने इस लाइफ टाइम में लाजमी करनी है एज अ जैसे पर्पस के तौर पे, सोल पर्पस। कुछ चीज़ें हैं जो कि आप पे ऑफ करना है, आपने डेट अपना, तो वो सारा कुछ उसमें एक्सप्लेन कर देता है। उसमें कुछ मुश्किल नंबर होते हैं, कुछ मुश्किल एस्पेक्ट होते हैं, उनको नॉर्मलाइज करने के लिए हम जेमस्टोन्स रिकमेंड करते हैं। अभी जो मेरे गो टू हैं उसमें एक तो मून स्टोन है, यानी कि आप अपने मून की डिग्री के हिसाब से मून स्टोन पहनते हो। ठीक है। एक्लिप्सेस के हवाले से मैंने एक बैंड बनाया है, ये दुर्र नजफ, अगेन मून स्टोन ही है, इसमें रूटिलेटेड क्वार्ट्स भी इसको बोलते हैं। ठीक है। और साथ में ब्लैक ऑब्सिडियन। ठीक है। अब ये ब्लैक ऑब्सिडियन आपको इसकी जो नेगेटिविटी है और डार्कनेस है और जो हार्श इफ़ेक्ट्स हैं एक्लिप्सेस के, उससे प्रोटेक्ट करेगा। और जो रूटिलेटेड क्वार्ट्स है वो जो इसमें अपॉर्चुनिटीज़ ये क्रिएट करता है और आपके लिए एक्सपेंशन की उस और ट्रांसफॉर्मेशन की उसमें हेल्प करेगा। लाइक इट विल ब्रिंग मोर अपॉर्चुनिटीज टू यू। लवली। बाकी आप बर्थ के अकॉर्डिंगली पहनते हो या कुछ मैंने अभी कलर कॉम्बिनेशन के साथ पहने हुए। नहीं इट सूट्स यू। और ये अच्छा भी है एक तरह का, बिकॉज आई बिलीव कि जब हम आपको ग्राउंडेड रखते हैं, असल बात ये है कि आपकी एनर्जीज को ग्राउंडेड रखते हैं। टेल अस अबाउट दिस डेक। Okay, so this deck is based on neuro-linguistic programming of spiritual sciences. तो मैंने ये सोचा था कि उर्मिला जहाँ पे मैं नहीं पहुँच सकूँ वहाँ पे मेरा डेक पहुँच जाए। ठीक है। और जो भी मुझे अल्लाह ताला ने नॉलेज दिया है, अवेयरनेस दी है, वो सभी मैंने इस डेक में डाल दी है। ठीक है। अब इस डेक के अंदर 33 कार्ड्स हैं। ठीक है। तो इसके हमारे पास सॉरी लास्ट मिनट है, मैं चाहूँगी आप जल्दी से इसको ओके 33 कार्ड्स हैं। तो इसका मतलब ये है कि पहले 10 कार्ड आपको अपनी ज़ात का इल्म देंगे, अगले 10 कार्ड आपको बताएंगे हाउ टू डील विद अदर्स इन द पास्ट, और लास्ट 13 कार्ड्स जो हैं वो आपको बताएंगे हाउ टू कनेक्ट विद द सोर्स। तो आपके जो व्यूअर्स हैं उनके लिए हम 20% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं। दे कैन एक्चुअली गो टू आवर शॉप अल्फा हीलिंग शॉप ऑन इंस्टाग्राम, और वहाँ पे ये डेक ऑफर कर सकते हैं विद द डिस्काउंट कोड Urmila _public 20। So वो ये करेंगे तो हम 10 लोगों को 20% डिस्काउंट कूपन ऑफर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। इट वाज लवली हैविंग यू ऑन द शो। टाइम कम था बट इंशाल्लाह हम इसको दोबारा से कोई एक सिटिंग में इस पे मजीद डिस्कशन भी करेंगे। इंशाल्लाह। आयशा मिर्जा हमारे साथ मौजूद थी जी, हमें कुछ बता रही थी अपने नॉलेज के हवाले से, और ये
ऐसा नॉलेज है। अब वैसे तो हम सब का ये बिलीव है एज अ मुस्लिम कि सब अल्लाह ताला का करना है और अल्लाह ताला की अथॉरिटी है, बट एट द सेम टाइम नॉलेज से चीज़ों को बेहतर कैसे कर सकते हैं, पॉजिटिविटी कैसे ला सकते हैं, दैट वाज ऑल अबाउट दिस। सो उम्मीद करते हैं आपको आज का शो पसंद आया होगा। फीडबैक आपने हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे लाजमी देना है। मेरी आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।